हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास में हम लोग ऑलरेडी 4 क्लास कर चुके हैं। आज हम लोग कितने नंबर के करेंगे? तो 5वें नंबर के करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा कर रखिएगा। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वैदिक काल। तो वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो बांटा गया आपका ऋग वैदिक काल में और दूसरा जो बांटा गया उत्तर वैदिक काल में। वैदिक काल का आपका जो है एक लेक्चर हो चुका है। वो कितने नंबर का जो है क्लास? आपका 4 नंबर का क्लास जो है वैदिक काल का फर्स्ट लेक्चर है। ये बात आपको याद रखना है, वो जाकर आप देख लीजिएगा एक बार कम से कम। ठीक है, तो ऋग वैदिक काल को जो रखा गया है, कब से कब के बीच में इसका समय रखा गया है, तो आपको याद रखना है कि इसका जो समय रखा गया है आपको 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में रखा गया है। और दूसरा जो रखा गया क्या है कि 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच में जो रखा गया है आपका उत्तर वैदिक काल को रखा गया है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यहीं से ये बनाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज जो पढ़ेंगे क्या चीज के बारे में पढ़ेंगे? तो ऋग वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। तो ऋग वैदिक काल में हम लोग को पढ़ना क्या क्या चीज है ये देख लेते हैं। तो आर्यों का आगमन एवं विस्तार पढ़ना है। मूल निवास, इसमें बहुत मतभेद रहता है, वो हम लोग को देख लेना है। आर्यों का विस्तार कहाँ पर था, मतलब इंडिया में, भारत में इनका विस्तार कहाँ तक था। ठीक है, ऋग वैदिक काल का जो नदियां हैं, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनाता है। अफगानिस्तान के कुछ नदियां हैं, उसका नाम, ठीक, स्थान पूछ लेता है। जनजातीय संघर्ष, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनैतिक जीवन, धार्मिक जीवन और अन्य प्रमुख ऋग वैदिक देवता। इतना क्वेश्चन है जो क्या है कि ऋग वेद से हमेशा है जो बनते रहता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो आगे हम लोग देखते हैं तो क्या है कि ऋग वैदिक काल के बारे में हम लोग जानते हैं। तो आर्यों का आगमन और विस्तार को हम लोग देखते हैं। तो आर्यों के आगमन के विषय में बहुत ज्यादा जो है विद्वानों में क्या है कि मतभेद है। ठीक है, एक मत नहीं है। इसमें सबसे अच्छा जो मत किनका माना गया है तो आपका मैक्स मुलर का माना गया है। सर्वमान्य मत है इनका। जो इनके अनुसार से क्या बोला गया है, मैक्स मुलर के अनुसार से, कि आर्य लोग जो थे कहाँ के रहने वाले थे? तो मध्य निवासी थे, मध्य एशिया के निवासी थे। ये बात आपको याद रखना है। और इनका जो पुष्टि है, इसकी जो पुष्टि है जीव वैज्ञानिकों के द्वारा भी किया गया है कि हाँ, इससे साबित होता है कि मध्य एशिया के ही निवासी थे। ठीक है, तो जो सबसे अच्छा मतलब सर्वमान्य मत जो है किनका है तो मैक्स मुलर का है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं तो इसमें क्या है कि M17 नामक क्या है कि आनुवंशिक संकेत है। उससे पता चलता है कि जो मध्य एशिया के जो लोग हैं उनका 40% जो जीनोम है, दिल्ली के जो लोग हैं उनके 35% से अधिक जीनोम में क्या होता है कि मेल खाता है। और वो कौन सा आनुवंशिक संकेत है तो आपको याद रखना है M70 नामक। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इससे साबित क्या होता है कि यह निष्कर्ष निकलता है कि जो मध्य एशिया से ही क्या हुआ था कि आर्य लोग यहाँ पर आए थे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। मूल निवास के पर क्या होता है कि हमेशा जो है मतभेद बना हुआ रहता है। तो मूल निवास और विद्वानों में देखते हैं हम लोग तो क्या है कि कौन कौन विद्वान है कि कहां कहां से आर्य लोग आए थे, ये बात बोले थे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि संपूर्णानंद बोले थे क्या कि सप्त सैंधव प्रदेश से ये लोग आए थे। पेंटा और हर्ट बोले थे कि जर्मनी से आर्य लोग आए थे। दयानंद सरस्वती बोले थे कि तिब्बत से आए थे। एक क्वेश्चन आपका बना हुआ है कि कौन बोले थे कि तिब्बत से आर्य लोग आए थे, तो दयानंद सरस्वती। ठीक है, मैक्स मुलर और रीड जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो मैक्स मुलर और रीड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये इनके अनुसार से क्या बोला गया था कि मध्य एशिया से आए हैं। ठीक है, दूसरा बात हम लोग देखते हैं तो क्या है कि जो आपके बाल गंगाधर तिलक बोले हैं कि उत्तरी ध्रुव से आए हैं। ठीक है, नॉर्थ पोल से। और गंगा नाथ जो झा है वो क्या बोले हैं कि ब्रह्म ऋषि देश के निवासी थे आर्य लोग। ये बात आपको याद रखना है। तो 3 कम से कम याद रखिएगा, एक दयानंद सरस्वती वाला, एक बाल गंगाधर तिलक वाला और एक है जो मैक्स मुलर रीड वाला। लेकिन जो सबसे ज्यादा जो आपका पुष्टि किया हुआ है वो है मध्य एशिया वाला, मैक्स मुलर वाला। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि आर्य लोग का जो विस्तार था कहां से कहां तक था। तो आर्य लोग का जो विस्तार था, नॉर्थ में जो विस्तार था वो हिमालय तक था। और साउथ में जो विस्तार था कहां तक था तो आपको याद रखना है यमुना नदी के समानांतर तक। ठीक है, ईस्ट में कहां तक माना गया है तो यमुना नदी के तक, और वेस्ट में आपका अफगानिस्तान तक। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ऋग्वेद में जो है नदी सूक्त है और नदियों का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। 21 नदियों का वर्णन मिलता है और ऋग्वेद के 10वें मंडल में ये जो है वर्णन मिलता है। हमेशा क्वेश्चन पूछते रहता है कि ऋग्वेद के कौन से मंडल में नदियों का वर्णन मिलता है। तो नदियों का वर्णन जो मिलता है आपका 10वें मंडल में मिलता है। और 10वें मंडल में ही क्या था कि वर्ण व्यवस्था का भी इसमें वर्णन मिलता है। तो 10वें मंडल में ही वर्ण व्यवस्था का वर्णन मिलता है। और कितने वर्ण में विभाजित किया गया था समाज को तो हम लोग जानते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 वर्णों में।
ठीक है। और आपका जो है 10वां मंडल जो है मूल ऋग्वेद का भाग नहीं है, ये बाद में जोड़ा गया था। 2 से लेकर 7 तक जो था ना, वो क्या था कि आपका प्राचीन ऋग्वेद का था, और बाकी का जितना भी मंडल है इसमें बाद में संकलन किया गया है, बाद में जोड़ा गया है, ये बात आपको याद रखना है। तो नदियों का वर्णन कहाँ पे मिलता है? तो 10वां मंडल में मिलता है ऋग्वेद में। और कितने नदियों का वर्णन किया गया है? तो 21 नदियों का वर्णन किया गया है। हमेशा क्वेश्चन पूछते रहता है कि प्राचीन जो नदी का नाम था वो वर्तमान नदी का नाम अभी क्या है, और मिलान करने के लिए आपको दे देगा इस साइड प्राचीन नदी और इधर आपका वर्तमान नदी, और कहेगा कि मिलान करिए। सिंधु नदी को अभी भी हम लोग क्या बोलते हैं? तो सिंधु नदी ही बोलते हैं, ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। असीकनी नदी को अभी हम लोग क्या बोलते हैं? तो चिनाब नदी बोलते हैं। शतुर्दी जो नदी है उसको हम लोग सतलज नदी बोलते हैं, ठीक। विपाशा नदी को अभी ब्यास नदी बोला जाता है। वित्सता नदी को अभी क्या बोला जाता है? तो झेलम नदी बोला जाता है। सरस्वती नदी को अभी क्या बोला जाता है? तो घग्गर नदी बोला जाता है। परूसनी नदी को क्या बोला जाता है? तो रावी नदी बोला जाता है। जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका आता है परूसनी नदी, सरस्वती नदी, आपका विपाशा और वित्सता, ये हमेशा क्वेश्चन यहाँ से बनाते रहता है, तो ये बात आपको याद रखना है। अगस्ती नदी को भी हमेशा पूछता है, तो इतना आपको याद रखना है, कम से कम इतना तो आप याद ही रख सकते हैं। चलिए तो आगे हम लोग देख लेते हैं क्या है कि अफगानिस्तान की नदियां। तो अफगानिस्तान की नदियां और स्थान के बारे में पूछता है, तो आपका कुंभा नदी जो है इसका स्थान कहाँ पे है? काबुल, ठीक है। सुवास्तु का स्थान स्वात है, क्रोमू का स्थान कुरम है, और गोमती का स्थान गोमल है। ये बात हमेशा याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बार बार पूछते रहता है एग्जामिनर, ठीक। आगे हम लोग देखते हैं तो क्या है कि सिंधु जो नदी था, इंडस जो रिवर है, वो आर्य लोग का क्या है कि सबसे प्रमुख नदी था, और इसका उल्लेख जो है नदियों में सबसे ज्यादा बार किया गया है, किसमें? तो ऋग्वेद में। और इस नदी का जो है क्या कहा गया है? तो हिरण्यानी नदी इस नदी को कहा गया है, नाम दिया गया है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। कोई भी लोग जो होता था पहले कहाँ पर बसते थे? तो हम लोग जानते हैं कि नदी के किनारे ही बसते थे। क्यों नदी के किनारे बसते थे? क्योंकि पहले जो था पीने के लिए जो पानी महत्वपूर्ण होता है वो उपयोग में कुआं और ट्यूबवेल से तो होता नहीं था, तो नदियों के किनारे ही बसते थे पहले, ठीक है। और नदी के किनारे बसने का एक और भी फायदा था कि समतल प्लेन होता है, मतलब कि प्लेन एरिया होता है। दूसरा क्या होता है कि कुछ उपजाऊ होता है, चारा मिल जाता था, जो जानवर को चारा भी मिल जाता था। तो ये सब के कारण क्या होता था कि पहले के लोग नदी के किनारे ही बसना क्या करते थे कि अच्छा मानते थे। आगे हम लोग देखते हैं तो क्या है कि ऋग्वेद में उल्लेखित दूसरी नदी का जो सबसे ज्यादा बार किया गया है वो सरस्वती नदी को किया गया है, और सरस्वती नदी को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। और इस नदी को क्या बोला गया है? तो नदी माता। ये बात आपको याद रखना है। नदी माता का मतलब नदियों का माता, और अर्थात मतलब इसका ये भी होता है कि सर्वश्रेष्ठ नदी, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक। दूसरा आगे हम लोग इसमें देखते हैं तो क्या है कि जो ऋग्वेद में जो सरस्वती नदी का चर्चा मिलता है, ऐसा लगता है कि अवेस्ता एक बुक है। अवेस्ता क्या चीज का बुक है? तो ये भी आप जान लीजिएगा, ईरान लोग जो थे ना, उनका प्रथम जो विजय है इसी बुक में क्या है कि लिखा हुआ है। अवेस्ता बुक में उल्लेखित जो अभी दक्षिणी अफगानिस्तान के हेलमंद नदी है, उसी को माना जाता है कि सरस्वती नदी कहा गया था ऋग्वेद में। ये बात आपको याद रखना है। आगे हम लोग देखते हैं कि इनका कुछ कुछ क्या था कि जगह का नाम जैसे ऋग्वेद में उल्लेखित मिलता है, तो कौन सा जगह कहां तक विस्तार था, ये बात हम लोग देख लेते हैं। तो सप्त सिंधु जो प्रदेश था, आर्य लोग यहीं पर सर्वप्रथम ये आकर बसे थे। और सप्त सिंधु जो प्रदेश था किस एरिया में पड़ता है? तो ये भी बात आपको याद रखना है कि सरस्वती और सिंधु उसकी 5 सहायक नदियां हैं, यहीं पर ये सप्त सिंधु का प्रदेश पड़ता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। मध्य देश जो है आर्य लोग का कौन सा क्षेत्र था? तो हिमालय से लेकर हिमालय और विंध्याचल के बीच का जो प्रदेश होता था ना, वो आर्य लोग का क्या था? तो मध्य प्रदेश था। ये बात आपको याद रखना है, मध्य देश था। ब्रह्म ऋषि जो देश है, ठीक है, गंगा और यमुना के दोआबों के और उसके जो नजदीक का क्षेत्र है ना, उसको क्या बोला गया है ऋग्वेद में? तो आपको याद रखना है, ब्रह्म ऋषि कहा गया है। ब्रह्म ऋषि देश कहा गया है किसके बीच में? तो गंगा और यमुना दोआबों के और उनके नजदीक के क्षेत्र को ब्रह्म ऋषि देश कहा गया है ऋग्वेद में। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। गंडक नदी को क्या नाम दिया गया है? तो सदा नीरा नाम से जाना जाता है। और शतपथ ब्राह्मण में जो है नर्मदा नदी का क्या है कि वर्णन आपका मिलता है। नर्मदा नदी का वर्णन बार बार पूछते रहता है क्वेश्चन में कि कहां पे वर्णन मिलता है? तो आपका शतपथ ब्राह्मण मिलता है। और इस नदी को किस नाम से जाना जाता है या कौन सा नाम कहा गया है? तो रेवे तरा नदी कहा गया है। ये बात आपको याद रखना है, रेवे तरा नदी, ठीक।
आगे हम लोग इसमें देखते हैं तो क्या है कि ऋग्वेद में समुद्र का तात्पर्य एक बड़े जलाशय के जमाव से है, न कि अभी का जो सागर है वैसा नहीं कहा गया है। इसमें बस कहा गया है कि एक बड़ा सा जल राशि का क्षेत्र है, उसको समुद्र का तात्पर्य यहाँ पर देखा गया, अभी के जो सागर है उसके अनुसार से नहीं माना गया था। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। आगे हम लोग देखते हैं तो क्या है कि ऋग्वेद में एक बार बार क्वेश्चन पूछता है कि मरुस्थल को क्या शब्द दिया गया है, तो धन्व शब्द से बोला गया है। ठीक है, धन्व शब्द मरुस्थल को बोला गया। सबसे पहले आप समझ लीजिएगा कि डेजर्ट होता क्या है। तो डेजर्ट या मरुस्थल उसको कहते हैं जहां पे 25 सेंटीमीटर से क्या होता है कि बारिश कम होता है। ऐसा मत समझिएगा कि जोन सा क्षेत्र सिर्फ बालू का है और बहुत गर्मी पड़ता है तो वो हो जाएगा आपका मरुस्थल। वैसा क्षेत्र नहीं, जहां पे आपका 25 सेंटीमीटर से बारिश कम होगा उसको मरुस्थल डेजर्ट बोलते हैं। मतलब कि भारत में दो डेजर्ट है, एक तो कोल्ड डेजर्ट है, एक है हॉट डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट आपका कौन सा है, तो थार मरुस्थल है, हम लोग जानते हैं। और ये कहां पर है आपका, तो राजस्थान के एरिया में पड़ता है। दूसरा जो कोल्ड डेजर्ट है, ठंडा वाला है, जो कहां पे है, लद्दाख में है। ठीक है, तो जहां पे 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होगा ना उस क्षेत्र को रेगिस्तान मरुस्थल बोला जाता है। ये बात आपको याद रखना है, डेजर्ट बोला जाता है। आगे हम लोग देखते हैं जनजातीय संघर्ष के बारे में। तो जनजातीय संघर्ष के बारे में हम लोग देखते हैं कि आखिर में जनजातीय संघर्ष हुआ क्यों होगा। तो आर्य लोग जो थे कि बाहर के निवासी थे, हम लोग जानते हैं, और यहाँ के जो स्थानीय जन थे उनको क्या बोला जाता था, जैसे कि दास और दस्यु जो थे यहाँ के स्थानीय जन थे, स्थानीय लोग थे। तो आर्य लोग जब आए बाहर से तो इन दोनों के बीच में क्या हुआ, संघर्ष होना शुरू हो गया। अभी भी हम लोग देखते हैं कि जब दूसरा राज्य में काम करने जाते हैं तो दोनों में विरोध चलने लगता है। जैसे कि नॉर्थ इंडिया के लोग, वर्कर लोग जब साउथ इंडिया में जाते हैं, गुजरात में जाते हैं, तो वहां के लोग क्या करने लगते हैं, साउथ इंडिया के लोग विरोध करना शुरू कर देते हैं। ठीक उसी तरीका से आर्य लोग जब आए तो यहाँ के जो लोग थे विरोध करना शुरू किए। ठीक है, तो ऋग्वेद के अनुसार जो क्या है कि भरत वंश के राजा जो थे, ठीक है, उनको दिवोदास ने क्या किए थे, संबर को हराया था। ये बात आपको याद रखना है। ऋग्वेद के अनुसार क्या था कि भरत वंश के राजा दिवोदास ने संबर को हराया था। और यहाँ पर जो दास शब्द है ना, दिवोदास के नाम में लगता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ऋग्वेद में जो दस्यु जो है इस देश के मूल निवासी थे, और आर्य जो थे जब दस्यु को हराए तो इनको क्या बोला गया, आर्य लोग को तो त्रस दस्यु कहा गया। ये बात आपको ध्यान में रखना है। यह राजा जो थे दासों के प्रति उदार थे, दासों के प्रति क्या थे कि उदार थे, और दस्यु के प्रति क्या थे कि शत्रुता का भाव रखते थे। कौन, तो आर्य लोग। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक, दूसरा बात हम लोग को देखते हैं तो क्या है कि ऋग्वेद में दस्यु हत्या का उल्लेख बार बार मिलता है, परंतु क्या है कि दास हत्या कहीं पर भी नहीं मिलता है। जैसे कि एक तीसरा लोग है और दो लोग पहले से है, तो देखते होंगे कि एक लोग से क्या रखता है, मित्रता रखता है, और दूसरा लोग से क्या हो जाता है, दुश्मनी कभी कभी हो जाता है। अब इसमें क्या है कि जो चापलूस रहेगा वो तो उससे तो दोस्ती हो जाएगा, लेकिन जो विरोध करेगा उससे दुश्मनी होना ही होना था। तो यहाँ का जो मूल निवासी जो दास और दस्यु थे, दास लोग जो क्या थे तो एक तरह से सपोर्टिव थे आर्य लोग का, और दूसरा जो थे दस्यु लोग जो क्या कर रहे, विरोध किए, तो वो क्या किए, हत्या उनका लोग करने लगे आर्य लोग। लेकिन दास लोग को हत्या कहीं पर नहीं मिलता है ऋग्वेद में, ये बात आपको याद रखना है। परंपरा के अनुसार से क्या है कि आर्यों का 5 कबीले थे, ठीक है, जिसको जन कहते थे, जिन्हें पंच जन कहा जाता था। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, भरत और त्रिस्तु आर्यों के क्या थे, शासक वंश थे। ये बात यहां से ध्यान में रखना है। एक क्या है कि हमेशा उल्लेख मिलते रहता है, बार बार क्वेश्चन पूछते रहता है कि 10 राग युद्ध किस नदी के तट पे हुआ था, तो आपको याद रखना है परूसनी नदी के तट पे हुआ था। और किसके बीच में हुआ था, तो भरत वंश और 10 राजाओं के बीच में हुआ था। और इस जो युद्ध में भरत वंश जीता भी था, ये भी बात आपको याद रखना है। और इसका उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आपको याद रखना है 7वें मंडल में मिलता है। इस युद्ध में क्या था कि जो राजा सुदास थे और अनार्यों के राजा कौन थे, तो आपका भेद थे। ये पूछ सकता है कि आर्यों के राजा इस युद्ध में कौन थे, तो सुदास थे। और अनार्यों जो आर्य लोग नहीं थे उनको अनार्य बोला गया, तो अनार्यों का राजा कौन थे, तो भेद थे। ठीक, चलिए आगे हम लोग देखते हैं तो क्या है कि जो पराजित जो हुए थे ना, पराजित जो लोग हुए थे, पराजित जनों में पुरुष जन जो थे महान थे, सबसे महान थे। और पुरुओं ने मिलकर क्या किए कि एक वंश का स्थापना किए। उस वंश को क्या बोलते हैं, तो कुरु वंश बोलते हैं। ये बात आपको याद रखना है। बाद में क्या हुआ कि
भारत और भरतो जो थे और पूर्व जो लोग थे वो मित्रता हो गया, दोनों में दोस्ती हो गया और दोनों दोस्ती करके उसके बस कौन से वंश की स्थापना किए, तो कुरु वंश की स्थापना किए। ठीक है, ऋग्वेद के अब हम लोग देखते हैं इसमें कि ऋग्वेद के सामाजिक जीवन के बारे में। तो ऋग्वेद के सामाजिक जीवन बहुत ही अच्छा था। पहले मतलब कि उत्तर वैदिक काल आते आते तो बहुत ज्यादा रूढ़िवादी हो गया था, लेकिन सामाजिक जीवन ऋग्वैदिक काल में क्या था कि बहुत ज्यादा अच्छा था। ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल में क्या था कि स्त्रियों को सभा और समिति में भाग लेने के उल्लेख मिलता है, और सभा और समितियों में स्त्री लोग क्या कर सकते थे, भाग ले सकते थे, और पति के साथ यज्ञों में भी आहुति भी ये सब दे सकते थे। मतलब कि स्त्री के प्रति उतना रूढ़िवादी देखा नहीं गया है, उदारता देखा गया है। इस काल में देखा गया है कि स्त्री शिक्षा का बहुत ज्यादा महत्व था, स्त्री शिक्षा का महत्व होना भी चाहिए था इस समय। ठीक है, और पर्दा प्रथा इसमें नहीं था। पर्दा प्रथा क्या होता है ना कि हम लोग जानते हैं कि जो स्त्री आएंगे हमेशा मुंह झाके हुए रहेंगे, किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे, वो सब इस समय नहीं था। सती प्रथा, सती प्रथा क्या होता है कि सती प्रथा का भी प्रचलन नहीं मिलता है ऋग्वैदिक काल में। तो सती प्रथा क्या होता है कि अगर कोई पुरुष मरते हैं तो उसके साथ उनकी पत्नी को भी जला दिया जाता है। तो ये सब इस समय नहीं था, मतलब कि ये उदार रखता था स्त्री से और ज्यादा रूढ़िवादी नहीं था। ऋग्वेद में नियोग प्रथा और विधवा विवाह का भी प्रचलन था। मतलब कोई स्त्री का हस्बैंड मर गए हैं तो वो विवाह कर सकते हैं दूसरे पुरुष से। नियोग प्रथा का मतलब क्या होता है कि कोई स्त्री का हस्बैंड मर गए हैं तो वो क्या कर सकते हैं कि अपने देवर से भी या देवर के साथ रह सकते हैं या उनसे शादी कर सकते हैं। ये प्रथा उस समय था। ठीक है, आगे हम लोग एक शब्द देखते हैं। तो शब्द एक था अमाजू। अमाजू शब्द किसके लिए उपयोग किया गया, तो जो स्त्री कभी भी अपने जीवन में शादी नहीं करते थे, मतलब कि अविवाहित रहते थे स्त्री, उनको क्या बोला गया है, तो अमाजू कहा गया है। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित था। इसमें ऐसा लिखा हुआ है ऋग्वेद में कि एक ही घर के आदमी एक बढ़ई हो सकता है, कृषि हो सकता है, ठीक है, कृषक हो सकता है, पशुपालक हो सकता है, एक ही घर के आदमी। ठीक, मतलब कि इस समय जो था कर्म के अनुसार से इस समय वर्ण व्यवस्था था। लेकिन आगे जाके जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल आया उस समय आते आते सारा वर्ण व्यवस्था क्या कर दिया गया था, कास्टिज्म के अनुसार हो गया था। मतलब कि जो लोग कर रहे हैं ना उसको उसी भाग में रख के उसको कास्ट दे दिया गया। ठीक है, चलिए, इस काल में मूलतः 3 प्रकार के वस्त्र होते थे। ये हमेशा क्वेश्चन बनाते रहता, और इधर दे देगा आपका नाम कि बास किसको बोलते हैं, अधिवास किसको बोलते थे, अनीसी किसको बोलते थे। और 3 तरह का कपड़ा होता था। तो जो बास होता था ना वो मध्य भाग में पहना जाने वाला वस्त्र था। अधिवास होता है वो चादर और ओढ़नी के तरह वस्त्र होता था। और नेवी जो होता है कमर के नीचे पहनने वाले वस्त्र को हम लोग क्या बोलते थे, तो नेवी बोलते थे। ये इंपॉर्टेंट है और इसको याद रखिएगा। ठीक है, ऋग्वेद काल में जो है वहां के लोग से पता चलता है ऋग्वैदिक काल का कि वो लोग जो थे शाकाहारी और मांसाहारी दोनों का साक्ष्य मिलता है, और ये दोनों प्रकार के भोजन का यहाँ पे प्रचलन था। ठीक है, इनका प्रमुख फसल कौन सा था, तो जौ था, जिसको यव बोलते थे। ठीक, ये बात आपको ध्यान में रखना है। आगे हम लोग देखते हैं तो क्या है कि कहीं पर भी ऋग्वेद में मछली और नमक का उल्लेख नहीं मिलता है। मतलब कि नमक से ये लोग क्या थे कि अपरिचित थे, ऐसा भी मान सकते हैं आप। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं तो क्या है कि ऋग्वेद के जो सामाजिक संगठन था वो गोत्र के आधार पर था, गोत्र के संबंध रखता था। ये बात आपको याद रखना है, जन्म मूलक या गोत्र पे ये सामाजिक संगठन आधार रखता था इस पे। ठीक है, समाज इसका कैसा था, तो पितृसत्तात्मक था। मतलब पिता ही इसका क्या डिसीजन मेकिंग आदमी होंगे। और हम लोग देखे थे कि हड़प्पा जो संस्कृति था, सिंधु सभ्यता था, उसमें क्या था कि मातृसत्तात्मक था। माता जो होते थे डिसीजन ले सकते थे घर के। लेकिन क्या हुआ कि आपका ऋग्वैदिक काल में पिता सत्तात्मक आ गया, पितृसत्तात्मक आ गया। ठीक है, सबसे छोटी इकाई को क्या बोला जाता था, तो परिवार या कुल बोला जाता था। और इसका प्रधान क्या होते थे, मतलब कि जो परिवार का प्रधान क्या होते थे, तो कुलप होते थे। ये बात आपको याद रखना है। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं इन लोग का आर्थिक जीवन। मतलब कि इन लोग का जो जीवन था वो कैसे चलता था, आर्थिक रूप से कैसे अपना, जैसे कि अभी आर्थिक हम लोग का मूल क्या है कि पैसा है, कृषि से लाते हैं अपना पैसा इंडस्ट्री से लाते हैं। ठीक है, सर्विस सेक्टर से लाते हैं। तो पहले का जो आर्थिक जीवन था वो इकोनॉमी था, वो कैसे चलता होगा, तो सबसे पहले तो याद रखना है कि ऋग्वैदिक काल जो था ग्रामीण सभ्यता था। दूसरा बात क्या याद रखना कि हड़प्पा सभ्यता क्या था, इंडस वैली जो सिविलाइजेशन था वो क्या था, तो आपका नगरीय सभ्यता था। वहां पर हम लोग देखे थे कि ईंट से घर बना होता था, लोग वहां के बहुत ज्यादा व्यापार करते थे, विदेशों से भी व्यापार करते थे। ठीक है, ऐसा साक्ष्य मिला है वहां पे, अनागार स्नानागार ये सब बना हुआ है। ठीक, तो पोत भी बना हुआ था, देखे हैं। तो वो जो था आपका हड़प्पा सभ्यता वो था नगरीय सभ्यता। लेकिन आपका ऋग्वैदिक सभ्यता कैसा है, तो आपका
याद रखना है कि एक ग्रामीण सभ्यता है ऋग वैदिक काल। ठीक है, जहां के क्या था कि मुख्य रूप से इनका अर्थव्यवस्था क्या चीज से चलता था, तो पशुपालन से चलता था। ठीक है, इसीलिए इस काल में क्या है कि गाय को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। ठीक, और कृषि जो इन लोग का काम था ना, वो गौण कार्य था। ठीक, ये बात आपको याद रखना है। और गाय को बहुत ज्यादा अत्यंत महत्व दिया गया है। गाय को इसलिए अत्यंत महत्व दिया जाता था क्योंकि पहले जो आदमी का भरण पोषण होता था मुख्य रूप से गाय से ही होता था। और अभी भी वो मतलब कि उसको तो अब धर्म से जोड़ दिया गया है, लेकिन पहले का जो मेन काम था ना, मुख्य रूप से वो सामान मिलता था, दूध घी जितना भी खाने का चीज वो गाय से ही मिलता था। इसलिए गाय को अघन्य भी बोला गया, मतलब कि ना मारे जाने वाले। ठीक, इनको ये बोला गया है। गाय को ऋग्वेद में कितना बार उल्लेख मिलता है, तो 176 बार उल्लेख मिलता है। और उनके शब्दों से उत्पत्ति कुछ शब्द हुआ है। गाय से क्या है, गाय को शब्द को लेकर कुछ शब्द बनाया गया है। तो जैसे कि गोहना अतिथि, ठीक है, गोमत धनी व्यक्ति, जैसे जिनके पास गाय ज्यादा होता था ना उनको सबसे धनी व्यक्ति माना जाता था। गोंधुली शाम का समय, ठीक है। अधन्या मतलब ना मारी जाने वाली गाय। अगविष्टि मतलब क्या होता था, गाय का अन्वेषण। ये बात आपको ध्यान में रखना है। इतना शब्द जो है गाय से, गाय के शब्द से उत्पत्ति हुआ था ऋग्वेद में। आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या है कि कृषि का केवल जो चर्चा है ना ऋग्वेद में 24 श्लोकों में ही किया गया है। हम लोग जानते हैं कि जो यहाँ पर मूल जो अर्थव्यवस्था इन लोग का चलता था, क्या चीज से चलता था, तो पशुपालन से चलता था। और कृषि को गौण रखा गया। इस साल ये मतलब ऋग्वैदिक काल में कृषि का उतना प्रचलन नहीं था, ऐसा कह सकते हैं। इस काल में जो है कि बढ़ई, रथकार, बुनकर, चर्मकार, कुम्हार, ये सब का भी उल्लेख मिलता है। ये बात आपको याद रखना। और अयस्क, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अयस्क जो शब्द है, अयस जो शब्द है किसके लिए उपयोग में आता है, तो किसके लिए प्रयोग में आता था, तो तांबा और कांसे के लिए आता था, कॉपर एंड ब्रॉन्ज के लिए। ये बात आपको याद रखना है। आगे हम लोग देखते हैं तो क्या है कि राजनैतिक जीवन, इन लोग को देख लेते हैं। तो राजनैतिक जीवन मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन ये सब कैसे करते थे। जैसे अभी गवर्नमेंट जो है जनतंत्र है, ठीक है, तो पहले कैसे काम होता था, तो ऋग्वैदिक काल में जो है आर्यों का प्रशासन तंत्र होता था ना, वो कबीले के प्रधान के द्वारा संचालित होता था, जिसे क्या बोला जाता था, राजन या राजा कहा जाता था। आगे हम लोग देखते हैं तो क्या है कि अनेक कुल के मिलकर क्या बनाया जाता था, तो ग्राम बनाया जाता था। और दूसरा क्या है कि आपका अनेक ग्राम मिलकर क्या बनता था, तो 20 बनता था। ठीक है, और अनेक 20 मिलकर क्या बनता था, तो जन मिलता था। और प्रधान क्या होते थे जन के, तो आपका राजन होते थे। ये बात आपको याद रखना है। ठीक, तो ये पूछते रहता है कि अनेक कुल मिलकर क्या बनता है, तो आपका ग्राम बनता है। दूसरा याद रखना कि अनेक ग्राम बन के क्या मिलता था, क्या बनता था, तो आपका 20 बनता था। अनेक 20 मिलकर क्या बनता है, तो जन बनता था। ये बात आपको, इस समय के जो लोग थे, मतलब कि ऋग्वैदिक काल के जो समय के लोग थे, कबीले के अंग थे। क्योंकि उन दिनों क्या हुआ था कि राज क्षेत्र या राज्य का स्थापित नहीं हो पाया था। ये बात आपको याद रखना है। इसलिए क्या है कि यहाँ पर जन शब्द का उल्लेख तो 275 बार मिलता है, लेकिन कहीं पे जनपद, राज्य क्षेत्र का एक बार भी उल्लेख नहीं मिलता है ऋग्वेद में। ये बात आपको याद रखना है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि उस समय राज्य क्षेत्र, राज्य का स्थापित हुआ नहीं था। ये सब जो लोग थे छोटे छोटे कबीला में रहते थे। ठीक है, इसलिए क्या है कि जन शब्द का उल्लेख तो 275 बार मिल जाता है, लेकिन जनपद क्षेत्र का कभी भी उल्लेख कहीं पर मिलता ही नहीं है। दूसरा बात क्या याद रखना है कि समिति के प्रमुख कौन होते थे, तो ईशान होते थे, उनको ईशान कहते थे। ऋग्वैदिक काल में कबीलों या कुलों के आधार पर कई संगठन बनाए गए थे, जैसे कि सभा, समिति, विदस गण। ये सब संगठन करते क्या थे, तो विचार विमर्श करते थे। ठीक है, और सैनिक और धार्मिक कार्यों को भी देखते थे। ये बात आपको याद रखना है। अभी भी संगठन बहुत सारा बना हुआ है इंडिया में काम करने के लिए। तो अब बड़े लेवल पर हो गया, पहले छोटा जनसंख्या भी था तो छोटे लेवल पर था। ठीक है, सभा और समिति इतने महत्वपूर्ण थे कि इसके लिए राजा भी बहुत ज्यादा बेताब रहता था इसके समर्थन पाने के लिए। जैसे कि अभी भी मंत्री के समर्थन पाने के लिए प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, लोकसभा के मेंबर के समर्थन पाने के लिए रहते हैं ना प्राइम मिनिस्टर, तो ठीक उसी तरीका से सभा और समिति के इतना महत्वपूर्ण था उस समय कि राजा जो लोग होते थे इसके लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते थे इसके समर्थन के लिए। ठीक, चलिए आगे हम लोग देखते हैं तो क्या होता है कि ऋग्वेद में वर्णित एक क्या है, बलि शब्द है। तो बलि जो शब्द है ना, वो किस लिए उपयोग में आया है, ये हमेशा पूछते रहता है। ऐसा मत समझ लीजिएगा कि कोई को बलि देना, नहीं। बलि शब्द इसलिए उपयोग किया गया है कि राजा को खुद से, जिसका जो मन होता था, खुद से जो स्वैच्छिक कर देते थे, टैक्स देते थे अपने अनुसार से, उन्हीं शब्द के लिए उल्लेख किया गया है बलि। ये बात आपको याद रखना है। दैनिक प्रशासन में क्या है कि दैनिक जो दिन का, डेली का जो काम होता था, एडमिनिस्ट्रेशन होता था, वो राजा को सहायता के लिए कौन
सहायता देते थे, महत्वपूर्ण सहायता देते थे तो पुरोहित देते थे। सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होते थे पुरोहित, और जो डे बाय डे का जो काम होता ना उसका सहायता देने वाले राजा को कौन थे, तो पुरोहित थे। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं तो क्या है कि इस काल में दो सबसे महान पुरोहित थे, कौन थे, तो आपका वशिष्ठ थे और एक विश्वामित्र थे। विश्वामित्र का तो नाम सुने भी होंगे। तो वशिष्ठ और विश्वामित्र दो महान पुरोहित थे ऋग्वैदिक काल में। अब वशिष्ठ जो थे क्या थे, आपके रूढ़िवादी। रूढ़िवादी को किन्हें बोला जाता है, तो जो पारंपरिक प्राचीन परंपरा है उसको ना बदले और सिंपल सी वही परंपरा को माने, ठीक, उसको क्या बोला जाता है, तो रूढ़िवादी बोला जाता है। लेकिन विश्वामित्र क्या थे, तो उदार थे। उदार किनको बोला जाता है, तो मान लीजिए कि जो डे बाय डे चेंज हो रहा है, जो भी समाज में चेंज आ रहा है उसके अनुसार से जो काम करते हैं उनको उदार बोला जाता है। तो विश्वामित्र उदार थे और वशिष्ठ क्या थे, तो रूढ़िवादी थे। ये बात आपको याद रखना है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है, तो इस समय का दो महान पुरोहित कौन थे, तो विश्वामित्र और वशिष्ठ थे। वशिष्ठ आपके रूढ़िवादी थे और विश्वामित्र उदार थे। राजन के सहायता के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कौन होते थे, तो पुरोहित होते थे। इतना आपको याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं तो इसका कुछ अन्य अधिकारी कौन होते थे, तो सेनानी होते थे, ग्रामणी होते थे, ब्रजपति होते थे। ये कुछ इस समय का अन्य अधिकारी होते थे, ठीक। आगे हम लोग इन लोग को देखते हैं धार्मिक जीवन के बारे में। धार्मिक जीवन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है। तो वैदिक ग्रंथों में क्या है कि 33 देवताओं का उल्लेख मिलता है, कितना, 33 का, ठीक है। जिसमें सबसे ज्यादा जो है किनको बोला गया है, सबसे ज्यादा मान सम्मान किनको दिया गया है, तो इंद्रदेव को दिया गया है। और इनको क्या बोला गया है, तो पुरंदर कहा गया है। और पुरंदर का मतलब पूछ ले तो किला तोड़ने वाला। बृहंता या सोमापा भी कहा गया है किनको, तो इंद्र को कहा गया है। और इंद्र पर जो है ऋग्वेद में 250 सूक्त लिखा हुआ है, ठीक है। कितना, तो 250। ये बात आपको याद रखना है। इनको बादलों का देवता भी बोला गया, जो वर्षा कराने वाले होते थे। ये बात आपको याद रखना है। ऋग्वेद में जो देवताओं का दूसरा स्थान है किनका है, तो अग्नि का है। और अग्नि जिन पर क्या है कि 200 सूक्त लिखा हुआ है। और इनको क्या बोला गया है कि देवताओं और मानवों के बीच में मध्यस्थ का काम करते थे। मतलब कि दोनों का जो बातचीत होता था ना देवताओं और मानवों के बीच में, वो अग्नि के द्वारा ही होता था। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि तीसरा जो स्थान दिया गया है कौन से देवता को दिया गया है, तो वरुण देव को दिया गया है। वरुण देव को दिया गया है, जो क्या चीज के देव थे, तो जल या समुद्र के देवता इनको माना गया है। ये बात आपको याद रखना है। वरुण देव को प्राकृतिक संतुलन के संरक्षक भी कहा गया है, रक्षक भी कहा गया है। और वरुण देव के लिए 176 बार उल्लेख मिलता है, कहाँ पे, तो आपका ऋग्वेद में। ये बात आपको याद रखना, मतलब कि 176 सूक्तों में इनका उल्लेख मिलता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अन्य प्रमुख ऋग्वैदिक देवता को हम लोग देख लें तो जैसे कि सोम जो देवता थे वनस्पति के देवता थे। मरुत जो थे आंधी के देवता थे। उषा जो थे प्रगति उत्थान की देवी थे, ठीक है। पूषण जो थे पशुओं के देवता थे, ठीक। अरण्य यानी जो थे जंगल के देवी थे। और देव जो थे आपका क्या थे, तो आकाश के देवता थे, जो सबसे प्राचीन थे, ठीक। इसमें एक बात इससे साबित होता है कि ऋग्वेद में ऐसा नहीं था कि पुरुष देवता का ही सिर्फ उल्लेख मिलता है, महिला देवता का भी उल्लेख मिलता है, महिला देवी का भी। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। देवी और देवता दोनों का उल्लेख मिलता है। तो इससे साबित होता है कि उस समय दोनों देवता को उल्लेख मिला है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो है ना हम लोग क्या पढ़ लेंगे कि उत्तर वैदिक काल देख लेंगे। छोटा छोटा वीडियो रहेगा तो पढ़ने में भी अच्छा रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।